हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 11 नताशा की शर्त। नील महल डिजाइन स्टूडियो के 5वें फ्लोर पर जाकर नताशा के अगले वार की तैयारी करने में लगी श्रेया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसका नन्हा नवाब वंश उससे किया हुआ वादा तोड़ने वाला है। हालांकि वंश अपनी मां का दिल नहीं दुखाना चाहता था, उससे किया हुआ पिंकी प्रॉमिस निभाना चाहता था, पर उस बच्चे का मासूम दिल न जाने क्यों निहाल की तरफ बार बार खींचा चला जा रहा था। और अब जब उसे पता चल गया था कि उसके हैंडसम अंकल उसे कहाँ मिल सकते हैं, तो वो बहुत देर तक अपने चंचल कदमों को मां को दिए हुए वादे से बांध नहीं सकता था। और इस बात से निश्चिंत कि वंश ग्राउंड फ्लोर पर प्ले स्कूल में ऑफिस के बाकी स्टाफ मेंबर्स के बच्चों के साथ बिजी और सेफ है, श्रेया पूरी तैयारी के साथ नील महल के मेन ऑफिस में आ पहुंची थी। उसे देखते ही करण का चेहरा खिल उठा और इसमें करण का कोई कसूर नहीं था। श्रेया थी ही सुबह की भीनी भीनी धूप जैसी। उसे देखकर किसी का भी दिन बन जाता था। करण ने श्रेया को गुड मॉर्निंग विश किया, उसके लिए कॉफी ऑर्डर की और उसे कुर्सी लेने के लिए कहते हुए बोला, मैं तुम्हें बता नहीं सकता श्रेया कि मैं कितना रिलीव्ड हूँ कि नताशा मल्होत्रा के साथ ये डील वर्कआउट हो गई। मेरे लिए ये बहुत बड़ा शौक था कि वो तुम्हारी सौतेली बहन है और वो ये भी नहीं जानती कि तुम कितनी बड़ी इंटीरियर डिजाइनर हो। और तुम्हें ये भी नहीं पता था कि वो शादी कर रही है और अपना बंगला बनवा रही है। तुम लोग फैमिली हो और इतने फासले। उद्धरण चिन्ह। श्रेया ने संजीदा होते हुए जवाब दिया, करण, ये मेरा और मेरी बहन का बहुत ही पर्सनल मामला है और तुम मेरे लिए अजनबी हो। मुझे नहीं लगता कि हमें मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स डिस्कस करने चाहिए। हो सकता है कि मैं रूड हो रही हूँ, पर मैं घर के मामले काम के वक्त डिस्कस करना पसंद नहीं करती। करण ने कहा, श्रेया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी और नताशा की लाइफ की गॉसिप ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि बीते कल में क्या हुआ है। मुझे चंडीगढ़ आए हुई 2 साल ही हुए हैं, पर यहाँ वहाँ से मैंने कुछ कुछ सुना है जिसके बारे में बात करके मैं तुम्हें बुरा महसूस नहीं करवाना चाहता। मैं जो भी पूछ रहा हूँ, काम की हैसियत से ही पूछ रहा हूँ। इस पर श्रेया ने कड़ी आवाज में कहा, मुद्दे पर आओ करण, क्योंकि अब तुम मुझे वाकई में अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो। आखिर बात क्या है करण? करण ने कहा, श्रेया, बात बहुत सीधी सी है। मैंने कल नताशा का तुम्हारे साथ रवैया भी देखा और तुम्हारे तेवर भी। वो भले ही तुमसे काम करवाने के लिए मान गई है, पर वो सनकी है यार। वो पक्का तुम्हें प्रोजेक्ट के दौरान तरह तरह से परेशान करेगी, और हमारी कंपनी का डर ये है कि तुम दोनों बहनों की इस तनातनी में हमारा नुकसान ना हो जाए। नील महल स्टूडियो नताश मल्होत्रा और रौनक खन्ना से काफी मोटी फीस ले रहा है, और ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए प्रेस्टीज का मैटर है। और अगर कहीं बीच में ही, श्रेया ने बात बीच में काटते हुए कहा, कुछ नहीं होगा बीच में करण। मैं खुद को भी जानती हूँ और नताशा को भी। न मैं ये प्रोजेक्ट बीच में छोड़ूंगी और न वो मुझे बंगला पूरा होने तक काम से निकालेगी। अपने और रौनक खन्ना के सपनों के महल को मेरे हाथ से सजवा कर वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहती है, मेरा दिल दुखाना चाहती है, इसलिए उस बंगले की बनावट और सजावट करूंगी तो मैं ही। इसलिए तुम बेफिक्र रहो, बहनों की आपसी जंग में इस कंपनी का कोई नुकसान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। फिर श्रेया एक गहरी सांस लेकर बोली, अब जरा काम की बात करें। ये स्केचेस देखो और ये तस्वीरें भी। मैंने नताशा के बंगले का ढांचा देख लिया। उस घर पर भी जाऊंगी, पर उससे पहले ये डिजाइन आज उसे प्रेजेंट करने हैं। करण खुश होते हुए बोला, वाह, ये तो बहुत ही उम्दा है श्रेया। सचमुच घर की सजावट में तुम्हारे हुनर का कोई मुकाबला नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है। जरा नताशा को भी दिखा लेते हैं। वैसे मेरा मशवरा है कि तुम बैकअप में कुछ और डिजाइन्स निकाल लो। अगर अपनी सनक में आकर उसने ये फाड़ कर फेंक दिए, तो नया सेट पेश करना पड़ेगा। करण ने ये बात कुछ इस तरह मजे लेकर कही कि श्रेया की हंसी छूट गई और साथ ही साथ करण भी हंस पड़ा। श्रेया ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन लोगों के नाम लेने से ही उसके जख्म हरे हो जाते हैं,
किसी दिन कोई अजनबी उन पर चुटकी लेते हुए तंज कसेगा और श्रेया हंस पड़ेगी। श्रेया को लगा कि शायद यही सही तरीका है इस मुश्किल वक्त से गुजरने का। जख्मों पर इतना रोकर देख तो लिया, अब उन पर थोड़ा हंस भी लिया जाए। करण ने श्रेया को हंसते हुए देखा तो उसे महसूस हुआ कि ये औरत अंदर से कितनी जख्मी होगी और कितने जतन से इसने अपनी जिंदगी के सारे टुकड़े समेटे होंगे। उसके अंदर श्रेया के लिए सम्मान और अपनेपन का भाव जाग गया, जो एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए महसूस करता है। उसने मन ही मन तय किया कि श्रेया एक चोट खाई हुई अच्छी लड़की है, और जहां तक हो सकेगा वो उसे नताशा के साथ डील करने में उसकी मदद करेगा। तभी करण की सेक्रेटरी ने अंदर झांक कर देखा और मुंह बनाते हुए कहा, करण सर, नताशा मल्होत्रा आ गई हैं, किसी अजीब कॉफी की डिमांड कर रही हैं और पागलों की तरह श्रेया मैडम और आपको ढूंढ रही हैं। करण ने कहा, सूजी, वो हमारी स्टार क्लाइंट है, अगर वो कॉफी में आसमान का बादल भी घुलने को कहे तो घोल देना। हम दोनों बस आ रहे हैं। गो। सूजी, नताशा और नताशा जैसे नेक्चरे और बदतमीज रईसजादों को कोसती हुई उस कॉफी की तलाश में चली गई। श्रेया ने डिजाइन की फाइल उठाए और एक कड़क चेहरे मोहरे के साथ करण के आगे आगे मीटिंग रूम की तरफ चली गई। वहीं 5 फ्लोर नीचे वंश ने एक बार फिर वही शरारत कर दी थी जिससे कुछ ही देर में श्रेया की जान उसके हलक में अटकने वाली थी। उसने हेलेन से पूछा था कि निहाल शेरगिल उसे कहाँ मिल सकता है, और हेलेन ने बिना वंश के दिमाग की खुराफात समझे उसे गोदी में उठाकर 2 ब्लॉक दूर एक ऊंची सी बिल्डिंग दिखाई थी और कहा था कि वो शेरगिल टावर है, निहाल वहीं मिलता है सबको। और फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर हेलेन ने उसे एक गेम खेलने के लिए दे दिया था। पर अब वंश कहाँ रुकने वाला था। उसने आंखें बंद कर कर मन ही मन श्रेया को सॉरी मम्मा बोला और हेलेन की नजरों से बचते हुए वो बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उसे लगा कि शेरगिल टावर गिनकर कुछ 100 कदम ही तो दूर है, वो तो चलकर ही पहुंच जाएगा। अपनी धुन में लॉलीपॉप खाता हुआ गुनगुनात हुआ पैरों में एक लहर लिए छोटा सा वंश एक बार फिर निहाल से मिलने चल पड़ा। रास्ते में जो भी उस खुशरंग और प्यारे से 4 साल के बच्चे को देखता, वो उसके गाल खींचता, उसके सिर पर हाथ फेरता या उसे पलट पलट कर देखता। कोई ये कह ही नहीं सकता था कि वंश अकेला कहीं गुम हो गया है। सबको यही लगता कि उसका कोई बड़ा उसके आसपास ही है, तभी तो बच्चा इतना बेफिक्र और खुश घूम रहा है। और यूं ही चलते चलते वंश शेरगिल टावर के नजदीक पहुंचने लगा। वहीं नील महल के ऑफिस में श्रेया भी नताशा को गुस्सा दिलाने के बहुत नजदीक आ चुकी थी। श्रेया और करण ने मीटिंग रूम में घुसते ही बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से नताशा से बड़ी औपचारिकता से बात की थी। उसके सामने डिजाइन्स का प्रेजेंटेशन दिया था और उससे बहुत आराम से पूछा था कि वो अपनी राय बता दे। पर नताशा तो नताशा थी। उसने श्रेया को आराम से अपने घर का इंटीरियर डेकोरेट करने के लिए हायर नहीं किया था। उसने एक बार फिर श्रेया का सिर कुचलने के लिए उसे ये प्रोजेक्ट दिया था, और अपने इन्हीं मंसूबों को मद्देनजर रखते हुए उसने डिजाइन की फाइल बंद की और श्रेया को अपनी आंखों की आंच से जलाते हुए कहा, गुड वर्क श्रेया, मुझे तुम्हारा टेस्ट बहुत पसंद है और मुझे यकीन है कि तुम मेरे घर में 4 चांद लगा दोगी, पर बेस्ट डिजाइन चुनने के लिए मुझे रौनक का इंतजार करना पड़ेगा। रौनक फिलहाल इंडिया से बाहर है, अगले हफ्ते आ जाएगा। तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा, ये जानकार तो और भी खुश होगा कि तुम उसका घर बसा रही हो। I mean, मेरे साथ उसका घर बसा रही हो। श्रेया इस पर आराम से बोली, तो ठीक है नताशा, एक बार तुम्हारे मंगेतर वापस आ जाएं, हम अगली मीटिंग तब कर लेंगे। तुम दोनों को जो स्टाइल पसंद आ जाए हम उसके हिसाब से काम शुरू करवा देंगे। क्यों करण? करण ने कहा, यस यू आर राइट श्रेया, हम फिर आपके मंगेतर का वेट करते हैं मिस मल्होत्रा। जैसे ही वो आ जाएं, आप हमें कॉल कर लीजिएगा। नताशा ने कहा, अरे रुको रुको रुको, तुम दोनों कहाँ चले? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि रौनक मेरे साथ ये सिलेक्शन करेगा। मैंने ये नहीं कहा कि काम पर ब्रेक लग रहा है, और न ही मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी है श्रेया। नताशा की आवाज में घुल रहे जहर को श्रेया समझ गई। वो जानती थी कि वो नताशा के साथ कभी चैन से काम नहीं कर पाएगी, और नताशा के तमाशे की शुरुआत हो चुकी थी।
करण कुछ कहने ही वाला था कि श्रेया ने ही नताशा से पूछ लिया। मैं कुछ समझी नहीं, नताशा। अगर अभी काम ही नहीं हो सकता तो हम किस बात के लिए रुकें? नताशा ने कहा, नो, करण जा सकता है, वो तो वैसे भी सिर्फ इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, काम तो मुझे तुमसे ही है। ये सुनकर करण ने कहा, सॉरी मिस मल्होत्रा, आपको श्रेया से जो कहना है मेरे सामने ही कहना होगा। श्रेया को इस प्रोजेक्ट पर हमारी फर्म पार्टनरशिप में लेकर आई है, इसलिए अगर काम को लेकर कोई भी बदलाव या डिस्कशन है तो वो मेरे सामने ही होगा। नताशा ने अक्कड़ दिखाते हुए कहा, ठीक है, तो तुम भी सुन लो। वैसे भी मैंने जो चेंज सोचा है वो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करना ही पड़ेगा। श्रेया ने चौंक कर कहा, 1 मिनट, चेंज? कैसा चेंज, नताशा? नताशा ने जवाब दिया, चेंज ये है कि अगर तुम्हें और इस कंपनी को मेरे बंगले के इंटीरियर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और उसके साथ आने वाली लाखों रुपयों की फीस भी, तो तुम्हें मेरे एक और काम का पूरा डिजाइन और सेटअप संभालना होगा। और अगर तुम मना कर देती हो, जो कि तुम कर सकती हो, तो मजबूरन मुझे अपने बंगले का काम भी वापस लेना होगा। नताशा का ये नया पासा देखकर श्रेया उतनी हैरान नहीं थी जितना करण। ये अचानक इस सन की लड़की को क्या सूझी? क्या इसे वाकई में कोई नया प्रोजेक्ट करवाना है या ये श्रेया को तंग करने का कोई प्लान है? श्रेया ने करण को इशारा किया कि वो कुछ न कहे और उसने बड़े ही नॉर्मल तरीके से नताशा से पूछा, बिना मेरी हाँ या न जाने फैसला मत लो, नताशा। तुम बताओ तो सही कि अपने घर के इंटीरियर के अलावा तुम मुझसे और कौन सा काम करवाना चाहती हो, ताकि मैं भी तुम्हें अपनी फीस बता सकूं। मेरा वक्त बहुत कीमती है नताशा, इसलिए मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि जो भी कहना चाहती हो जल्दी कह दो। नताशा ने जहर उगलते हुए कहा, सोच लो, इनकार तो नहीं कर दोगी? श्रेया ने कहा, नहीं कर सकती। करण की कंपनी की इज्जत का सवाल है और मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिससे मैं पीछे नहीं हट सकती, इसलिए बताओ कि ऐसा कौन सा दूसरा काम है जिसे बताने के लिए तुम्हें इतनी भूमिका बांधनी पड़ रही है? नताशा ने धूर्तता के साथ कहा, वो दूसरा काम ये है श्रेया कि मैं चाहती हूँ मेरी और रौनक की शादी की पूरी सजावट तुम और सिर्फ तुम डिजाइन करो, बताओ करोगी? नताशा की बात सुनकर श्रेया के चेहरे का रंग उतर गया, उसकी रगों में खून जमने लगा और उसे रौनक के साथ लिए फेरे, उसके हाथों मिला धोखा किसी खंजर की तरह अपने सीने में चुभता हुआ महसूस होने लगा। एपिसोड 12, वंश के निहाल अंकल। श्रेया को अचानक ऐसा लग रहा था जैसे नताशा उसे हाथ से पकड़कर वक्त का पहिया घुमाकर 4 साल पीछे उसी जिल्लत और अजियत भरी जिंदगी में ले गई हो, जहां 48 घंटों के अंदर अंदर नताशा और रौनक ने मिलकर उसे महल से खींचकर सड़कों की खाक छानने पर मजबूर कर दिया था। रौनक, नताशा, उनका बेहया इश्क, शादी पर बदनामी का दाग, ये सब बातें श्रेया के दिमाग में लौटने लगी और उसका दबा हुआ दर्द उसकी आंखों से आंसू बनकर बहने की धमकी देने लगा। और देता भी क्यों ना, नताशा ने श्रेया के सामने शर्त ही ऐसी रख दी थी। श्रेया अपनी पुरानी सौतन और अपने पुराने पति की शादी का मंडप सजाए ताकि सारा जमाना उस पर हंसे, उससे ये कहे कि ये सब उसके उस रात किए गए पाप की सजा है। श्रेया के जी में तो आया कि नताशा के हसीन पर बदनुमा चेहरे पर ऐसा थप्पड़ मारे कि उसकी छाप उसकी आत्मा पर छप जाए, पर श्रेया ऐसा नहीं कर सकती थी, मामला नाजुक था और माहौल भी। श्रेया का एक गुस्से में लिया गया फैसला इस जहरीली नताशा के फन को उठा सकता था और वो जहर श्रेया के मासूम बेटे तक पहुंच सकता था, जिसके बारे में आज नहीं तो कल नताशा और रौनक जान ही जाएंगे। और फिर जिस कंपनी ने उस पर भरोसा करके उसके साथ पार्टनरशिप की थी, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। श्रेया ये सब सोच ही रही थी कि नताशा ने अपनी जुबान में मिर्च का स्वाद लगाते हुए श्रेया से बड़े ही तीखे अंदाज में पूछा, कहाँ खो गई श्रेया? इतना सोचो मत, अगर तुम्हें मेरी और रौनक की शादी का अरेंजमेंट हैंडल करने में प्रॉब्लम है तो तुम मना कर सकती हो। तुम तो वैसे भी बहुत फेमस इंटीरियर डिजाइनर हो, ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जाने से भला तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? मैं तुम्हारी बहन हूं, अगर मैं तुम्हारी बेबसी नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? श्रेया ने जवाब दिया, फर्क पड़ता है नताशा, उसूल का फर्क पड़ता है।
मैं अपनी दी हुई कमिटमेंट से, अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकती और बिना किसी गलती के मुंह छिपाकर भागना तो मैंने कब का बंद कर दिया। अगर तुम्हारी शर्त ये है कि मैं तुम्हारी और रौनक की शादी का सेटअप करूं, तुम्हारा मंडप सजाऊं, तो मुझे ये मंजूर है। और रही मेरी फीस की बात, तो यही समझ लो कि जितना पैसा तुम और रौनक यूरोप के 1 महीने के टूर पर उड़ाते उसका 3 गुना कर लेना और उसके आगे टैक्स भी लगा लेना। करण, नताशा का ये काम भी मेरे कंट्रैक्ट में ऐड करवा दो। और तुम नताशा, अच्छा तरह से सोच लो कि तुम्हें कैसा सेटअप चाहिए ताकि अगली मीटिंग में हम सब कुछ फाइनल कर सकें। मीटिंग खत्म, मैं चलती हूँ, मेरा एक इम्पोर्टेंट पर्सनल कॉल है। रौनक को मेरा हाय कहना नताशा, आई एम श्योर वो बहुत खुश होगा। इतना कहकर श्रेया ने अपनी फाइल्स उठाई और पूरे रुबाब के साथ मीटिंग रूम से बाहर चली गई। करण ने भी रुकना ठीक नहीं समझा। उसने जलती सुलगती नताशा से बस इतना कहा कि वो पेपर तैयार करवा देगा और नताशा श्रेया की एडवांस फीस का भुगतान कर दे, और जब भी नताशा और रौनक श्रेया से मिलना चाहे वो ऑफिस फोन करके मीटिंग फिक्स करवा ले। नताशा देख सकती थी कि करण उसे कैसी जांचने वाली निराश आंखों से देख रहा है, ऐसे कि जैसे वो बिना बोले नताशा से कह रहा हो कि वो किरदार में श्रेया से इतनी छोटी है कि श्रेया की बराबरी करना तो दूर की बात है, वो श्रेया के साथ एक कमरे में सांस लेने के भी लायक नहीं है। नताशा ने करण को टेढ़ी नजर से देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे जज कर रहे हो? औकात नहीं है तुम्हारी मुझे इस तरह देखने की। इस पर करण ने बड़े तमीज से जवाब दिया, मैं तो आपको ठीक से जानता भी नहीं मिस मल्होत्रा, मैं भला आपको क्यों जज करूंगा? आप मेरे लिए सिर्फ एक क्लाइंट है, मेरा जॉब है आपका काम करवाना और उसकी फीस लेकर अपनी कंपनी का फायदा करवाना। और रही औकात की बात, तो औकात का क्या है? वक्त बदलता रहता है और उसके साथ साथ इंसान की औकात भी। चलता हूँ, मेरी अगली मीटिंग है। सूजी आपको कांटेक्ट कर लेगी। गुड डे मैडम। और इस तरह बिना नताशा के मुंह लगे करण भी वहां से चला गया। नताशा के बस में होता तो इस ऑफिस की ईंट से ईंट बजा देती। इसलिए नहीं कि उसे श्रेया या करण पर गुस्सा आ रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे बोलने के बाद एहसास हुआ था कि वो श्रेया को नीचा दिखाने के चक्कर में कितनी बड़ी गलती कर बैठी थी। उसने बिना सोचे समझे श्रेया को अपनी और रौनक की शादी का मेहमान बना दिया था। कहाँ तो नताशा ने ये सोचा था कि वो अपने परिवार को और रौनक को भनक भी नहीं लगने देगी कि श्रेया चंडीगढ़ में है, और अब उसने खुद ही श्रेया को उनके सामने लाने की तैयारी कर ली थी। और रौनक, अगर श्रेया को 4 साल के बाद देखकर उसकी नीयत बदल गई तो? अगर श्रेया के इस नए रूप के सामने रौनक को नताशा फीकी लगने लगी तो? श्रेया तो वैसे भी रौनक की दीवानी हुआ करती थी, अगर उन दोनों के बीच कुछ सुलग उठा तो क्या करेगी नताशा? इन सब ख्यालों से तिलमिलाकर नताशा ने खुद को समझाया, ओह स्टॉप इट नताशा, ये क्या फिजूल बातें सोच रही हो? रौनक कभी श्रेया को पसंद नहीं कर सकता। उसने खुद मेरे प्यार में पागल होकर उसे पूरी दुनिया के आगे रुस्वा किया था। और अगर श्रेया उसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगी तो मार डालूंगी मैं उसे। वो हमेशा मुझसे कमजोर थी और कमजोर ही रहेगी। नताशा ने गुस्से से खुद को समझा तो लिया था, पर सच तो ये था कि उसे आज भी रौनक की नीयत पर शक था। श्रेया के जाने के बाद इन 4 सालों में रौनक ने कई बार श्रेया का जिक्र किया था। कभी अगर रौनक और नताशा की लड़ाई होती तो अक्सर रौनक नताशा को श्रेया के साथ तोल देता। श्रेया नताशा की जिंदगी से जाकर भी गई नहीं थी और अब तो वो वापस आ चुकी थी। नताशा ने तय किया कि वो हर हाल में रौनक को श्रेया से दूर रखेगी। दूसरी तरफ श्रेया, जो शायद जीते जी दोबारा कभी रौनक की सूरत भी नहीं देखना चाहती थी, वो इस वक्त लेडीज रेस्टरूम में अपने आंसू पोंछ रही थी। वो आंसू जो नताशा के सामने तो नहीं निकले, पर बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे श्रेया की कमजोरी बनकर छलक पड़े। श्रेया ने अपने आप को शीशे में देखा और दुखी होते हुए कहा, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? जिंदगी घूमकर दोबारा उन्हीं हालातों पर कैसे लौट सकती है? कैसे 4 साल पहले हुआ वो हादसा इस तरह खुद को कैसे दोहरा सकता है? मैं अब नताशा और रौनक की शादी करवाऊंगी। मैं? क्यों? मुझे इंसाफ चाहिए, बदला चाहिए, अपने साथ एक और जुल्म नहीं। और वंश, उसे कैसे दूर रख पाऊंगी मैं इन सब से? क्या असर होगा उसके नन्हे से दिमाग पर?
श्रेया एक बंद बाथरूम में इन सवालों से इस फिक्र से जूझ रही थी और उसका मासूम स्वच्छंद और प्यारा बेटा वंश इन सब मुश्किलों से दूर शेरगिल टावर जाकर निहाल से मिलने की तैयारी कर रहा था। वो टावर की एंट्री पर पहुंचा तो कांच के दरवाजे पर खड़े एक लंबे चौहदे मुच्छर गार्ड से अपनी टिमटिमाती आंखें उठाकर पूछने लगा, एक्सक्यूज मी मूंछों वाले अंकल। गार्ड ने झिपते हुए कहा, मेरा नाम बलवान सोरी है बच्चे। मूंछों वाले अंकल नहीं, बोलो क्या चाहिए, किससे मिलना है? 1 मिनट, तुम अकेले आए हो क्या? वंश ने जवाब दिया, सॉरी बलवान अंकल, अब मैं आपकी मूंछों की बात नहीं करूंगा। मैं अकेले नहीं आया, मेरी मम्मा वो सामने वाली बिल्डिंग में हैं। वो बिजी हैं तो मैं निहाल शेरगिल अंकल से मिलने चला आया। वो यहीं रहते हैं न? गार्ड ने नर्म पड़ते हुए कहा, पुत्र जी निहाल सर यहाँ रहते नहीं हैं, ये उनका ऑफिस है। और आप कैसे जानते हो निहाल सर को? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा यहाँ और शायद आपकी मम्मी को भी नहीं। वंश ने कहा, मैं हैंडसम अंकल को, मेरा मतलब है निहाल शेरगिल अंकल को बॉयज के ब्यूटी पार्लर में मिला था। मम्मा उनसे नहीं मिली, मैं उनसे मिला हूँ। आप प्लीज उनको बोलेंगे कि वंश उनसे मिलने आया है। गार्ड ने बच्चे को ध्यान से देखा और उसे यकीन हो गया कि ये बच्चा झूठ तो बोल नहीं रहा, जितनी सफाई से और जितने कॉन्फिडेंस से वो अपनी बात सामने रख रहा है, हो न हो निहाल सर जरूर इससे मिले होंगे। और देखने में लगता भी किसी अच्छे घर का है, कितना प्यारा सा है। गार्ड ने झुककर वंश के छोटे से कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो वंश पुत्र, मैं तुम्हें अंदर जाने देता हूँ और निहाल सर तुमको शायद मिल भी लेंगे, पर जब तक तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं आती तुम कहीं जा नहीं सकते। निहाल सर ही तुम्हें कहीं अकेले नहीं जाने देंगे, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। अब गार्ड की ये शर्त सुनकर वंश घबरा गया। वो तो श्रेया को बिना बताए निहाल से मिलने आया था, वो भला श्रेया के आने तक कैसे निहाल के ऑफिस में रुक सकता था? और श्रेया को तो पता भी नहीं था कि वंश शेरगिल टावर आया है, वो भला यहाँ कैसे आएगी? वंश अभी अपने छोटे से दिमाग पर जोर डाल ही रहा था कि अचानक टावर की पार्किंग से एक लंबी नीली गाड़ी निकली और पूरी स्पीड से गेट से बाहर निकल गई। गार्ड ने गाड़ी को देखा और फिर छोटा सा मुंह बनाते हुए वंश से कहा, ओह पुत्र जी, आप थोड़ा सा लेट हो गए। निहाल सर तो चले गए। वंश ने उदास होते हुए कहा, चले गए? कहाँ चले गए निहाल शेरगिल अंकल? गार्ड ने कहा, आज उनका लंच ब्लू हाउस लाउंज में है और वहीं से वो घर चले जाएंगे। तुम उनसे आज नहीं मिल पाओगे वंश। वंश ने निराश होते हुए कहा, ओह क्या ये ब्लू हाउस बहुत दूर है? गार्ड ने जवाब दिया, नहीं बहुत दूर तो नहीं है, सेक्टर 17 में पड़ता है और तुम वहां अकेले जाने के लिए बहुत छोटे हो, इसलिए वापस अपनी मम्मी के पास जाओ, कल आना। मैं बता दूंगा निहाल सर को कि छोटा सा वंश उनसे मिलने आया था। वंश ये जानकर बहुत हताश हुआ कि वो निहाल से मिल नहीं पाएगा। उसने गार्ड को थैंक यू बोला और अपना छोटा सा उदास चेहरा लेकर वापस नील महल ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ लौटने लगा। पर चलते चलते उसे अचानक लगा कि अगर उसे दोबारा निकलकर निहाल से मिलने का मौका ही नहीं मिला तो अब जब वो बाहर निकला ही है तो एक बार ब्लू हाउस जाकर भी निहाल से मिलने की कोशिश कर ले। निहाल कभी वंश से मिलने से मना नहीं करेगा। ये सोचकर उसने एक ऑटो वाले भैया से पूछा, भैया आपको पता है कि सेक्टर 17 में ब्लू हाउस कहाँ है? ऑटो वाला बोला, हाँ बेटा जी पता है, पर आप अकेले कहाँ जाओगे? मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? वंश ने झूठ बुनते हुए कहा, वही वही है भैया अंकल, मेरे पापा वही हैं। आप मुझे ले चलोगे उनके पास? ऑटो वाला बोला, ओह आजकल के माँ बाप भी ना घूमने क्या निकलते हैं, अपने बच्चों को ही भूल जाते हैं। आओ बेटे मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ ब्लू लाउंज। वंश ने खुश होते हुए कहा, सच्ची भैया अंकल, आप ले चलेंगे मुझे पापा के पास? ऑटो वाला ने कहा, तो और कौन लेकर जाएगा आपको पुत्र जी? बैठो कुलजीत की गड्डी में। एपिसोड 13। आयाश निहाल अपनी माँ की फिक्र से, उसकी बौखलाहट से, उसके डर से बिल्कुल बेखबर वंश एक अजनबी के भरोसे ऑटो में बैठकर निहाल से मिलने चल पड़ा था। उस नन्हे से दिमाग में अभी तक ये बात नहीं आई थी कि जब श्रेया को ये पता चलेगा कि वो खो गया है
तो उसकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वंश को तो बस इतना पता था कि वो शरारत करता है। माँ नाराज होती है। वो माफी मांग लेता है और माँ गले से लगा लेती है। अभी तक उस 4 साल के बच्चे में इतनी समझ नहीं थी कि जब वो श्रेया की आंखों से दूर होता है तो उस दौरान श्रेया का क्या हाल होता है। और इस वक्त नील महल ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर वही हो रहा था। श्रेया का रो रो कर बुरा हाल था। हेलेन वंश और अपनी नौकरी के खोने के डर से घबरा कर बार बार माफी मांग रही थी। करण ने पूरी सिक्योरिटी को बिल्डिंग में और आसपास वंश को खोजने के लिए लगा दिया था। उसके लिए ये हैरानी की बात थी कि श्रेया ने अब तक वंश को उससे और ऑफिस के लोगों से मिलाया नहीं था। और जब उसके बारे में पता चला तो तब जब वो बिल्डिंग से गायब हो गया था। करण और जूनियर स्टाफ ने हेलेन और बाकी प्ले स्कूल स्टाफ की हालत खराब की हुई थी। करण ने भड़कते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मिस हेलेन की एक छोटा सा बच्चा आपकी नज़र से कैसे निकल गया। इस तरह जिम्मेदारी निभा रही हैं आप नील महल के एम्प्लॉइज के बाकी बच्चों की भी। अगर वंश पूरी बिल्डिंग में न मिला तो क्या होगा? क्या जवाब देंगे हम मिसेस श्रेया को कि हम उनके बच्चे की सेफ्टी की भी गारंटी नहीं दे सकते? हेलेन ने घबराते हुए जवाब दिया, करण सर आप बेकार ही घबरा रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, वो भला ऑफिस की बिल्डिंग से निकल कर कहाँ जा सकता है? यही यही कहीं होगा। हेलेन का बस इतना ही कहना था कि श्रेया ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। यही कहीं होगा। सीरियसली सीरियसली हेलेन, तुम मेरे बेटे की सेफ्टी को इतना कैजुअली कैसे ले सकती हो? कैसे? इतना कहकर श्रेया रोने लगती है। पता नहीं इस शहर की क्या दुश्मनी है मेरे बेटे से। कल वो सुपरमार्केट से गुम हो गया था और आज यही मेरे आंचल के नीचे से। एक बात तुम सब अच्छी तरह से समझ लो, मेरे बच्चा इस कंपनी की गैर जिम्मेदारी की वजह से खोया है और अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ, बिलीव में, किसी को याद भी नहीं रहेगा कि यहाँ कभी कोई ऑफिस था भी। ये कहते हुए अपने डर और गुस्से से जूझती अपने बेटे की मासूम सूरत याद करते हुए श्रेया वहां से भाग गई और करण उसे शांत करने के लिए उसके पीछे पीछे भागा। पूरी बिल्डिंग में हलचल मच चुकी थी। पूरे जोर शोर से वंश को ढूंढा जा रहा था और अपने ही रचाए हुए एक भयानक मंजर से बेखबर वंश ऑटो से बाहर झांकता हुआ ब्लू हाउस क्लब की तरफ जा रहा था। वंश ये नहीं जानता था कि वो निहाल से जहां मिलने जा रहा है वहां निहाल एक खास वजह से गया है। ना वंश को इस बात का कोई अंदाजा था कि उसके प्यारे हैंडसम अंकल की पर्सनालिटी का एक ऐसा हिस्सा भी है जो ना उसे रास आएगा और ना उसे समझ आएगा। इस वक्त निहाल ब्लू हाउस क्लब में अपने एक्सक्लूसिव फ्लोर पर था, अपने प्राइवेट स्वीट में। बहुत रईस और नामी खानदान था, इसलिए इस जाने माने क्लब में वो फ्लो हमेशा निहाल शेरगिल के नाम पर बुक्ड रहता था। यहाँ निहाल की पार्टीज होती, उसके दोस्त आकर रहते। निहाल कई वीकेंड यहाँ किसी न किसी लड़की के साथ गुजारता और कई कई दिन घर न लौटता। ये निहाल की जिंदगी का वो निजी हिस्सा था जहाँ निहाल के परिवार को आने की या इस जगह के बारे में कोई भी सवाल करने की इजाजत नहीं थी। और आज निहाल यहाँ लंच करने नहीं आया था, उसका 1-2 दिन यहीं रुकने का इरादा था। वो जैसे ही अपने फ्लो पर पहुंचा, वहां उसके पर्सनल स्टाफ के अलावा उसका मैनेजर अर्नब भी मौजूद था। वो घबराए हुए चेहरे के साथ हाथ में मोबाइल फोन लिए खड़ा हुआ था। निहाल मुस्काया। उसे समझते देर नहीं लगी कि अर्नब इतना क्यों घबराया हुआ है। उसने अपनी जैकेट उतार कर एक काउच पर फेंकी, अपने सनग्लासेस अर्नब के सिर पर डाले और फोन लेते हुए बोला, कम ऑन मॉम, अब जब गलती मेरी है तो बेचारे अर्नब पर चिल्लाने से क्या होगा। आपने उसे मेरा मैनेजर तो बना दिया, पर उसे ये नहीं बताया कि वो सिर्फ मुझ पर नजर रख सकता है, मेरी लगाम नहीं कस सकता। अब आप इससे पहले कि कुछ बोलें, मैं फोन रखता हूँ, 2 दिन बाद घर लौट आऊंगा। ओके, लव यू मॉम। इतना कहकर निहाल ने फोन आइस बकेट में फेंका और अर्नब से कहा, कब सीखोगे तुम? जब भी मॉम मेरे बारे में कुछ पूछे या मेरी किसी हरकत के लिए तुम्हारी जान खाएं, तो हमेशा महाबेचारी आवाज में कहो, मैडम, मुझे कुछ नहीं पता। अर्नब ने घबराते हुए कहा, निहाल सर,
मोनिका मैम को इस तरह उल्टा जवाब आप ही दे सकते हैं। मैं नहीं। और डोंट माइंड, बट मैम का गुस्सा गलत भी कहाँ है। आपको आज सिर्फ अरेंज मैरिज के लिए आहूजा फैमिली की इकलौती बेटी से मिलना था। मिल लेते, न मिल के मना कर देते और बात खत्म हो जाती। इस पर निहाल शरारत के साथ बोला, अर्नव, मेरी जान, तुम इतने भोले हो कि मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि मैंने तुम्हें अभी तक फायर क्यों नहीं किया। स्टूपिड गाय, अगर मैं उस रिम्मी को मिल लेता तो बात खत्म नहीं होती, शुरू हो जाती। वो मेरे चाम में फंस जाती, मैं उसके गुड लुक्स में। फिर मैं उसे घुमाता फिराता, हमारे बीच के हॉट अफेयर चलता और फिर मैं गायब हो जाता। तो क्या होता? मॉम आहूजा अंकल को कैसे फेस करती? इसलिए न मैं रिम्मी से मिला और न ही मैं शादी के लिए या किसी सीरियस रिलेशनशिप के लिए किसी से मिलूंगा। अर्नव ने कहा, बट निहाल सर, आप कब तक अपनी फैमिली को टाल पाएंगे? क्या आप सचमुच कभी शादी नहीं करना चाहते? किसी लड़की को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर कभी अपना घर नहीं बसाना चाहते? अर्नव, मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से चलती है और ये ऐसे ही चलेगी। इसमें लड़की, शादी, परिवार, इन सब मुसीबतों के लिए कोई जगह नहीं है। और मेरी लाइफ में लड़की सिर्फ घुमाने और दिल बहलाने के लिए है, दिल लगाने के लिए नहीं। इसलिए अब मेरे सिर पर शादी का सेहरा इमेजिन करना बंद करो। मेरा खाना, मेरी ड्रिंक्स और मेरी आज की डेट, आई मीन जो भी लड़की तुमने मेरे लैपटॉप की लिस्ट से चूज की है, उन सबको लाइन से भिजवाओ और 2 दिन के लिए गायब हो जाओ। ओके। निहाल की बात सुनकर अर्नव ने मन में सोचते हुए कहा, ओके के अलावा मेरे पास ऑप्शन भी क्या है? निहाल सर, ठीक है, जाता हूँ और आपकी पूरी लिस्ट पर टिक मार्क लगाकर भेजता हूँ। समझ नहीं आता कि आपको बेचारी लड़कियों से तकलीफ क्या है। हाँ, किसी को अपने लायक नहीं समझते। अर्नव इसी तरह बड़बड़ाता हुआ लिफ्ट की तरफ चला गया और पता नहीं क्यों, जैसे ही अर्नव ने ये कहा कि निहाल किसी को अपने लायक नहीं समझता, निहाल का ध्यान यकायक श्रेया के तने हुए हसीन चेहरे पर चला गया। उसे याद आया कि किस तरह शिमला चंडीगढ़ रोड पर श्रेया न सिर्फ उससे टकराई थी, बल्कि उसने निहाल को धमकाया भी था। शायद इसलिए श्रेया का चेहरा अभी तक निहाल के दिमाग में था। श्रेया ने उसे कुछ नहीं समझा था, सिवाय बड़े बाप की बिगड़ी औलाद के। और निहाल चाहे माने या न माने, उसे श्रेया की ये बात अच्छी लगी थी। निहाल ने खुद को श्रेया के ख्याल से निकाला और अपने लिए एक ड्रिंक बनाते हुए खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, चिल निहाल शेरगिल, वो सिरफिरी बदतमीज लड़की तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाली, और नहीं मिले तो अच्छा है उसके लिए। निहाल को कहाँ अंदाजा था कि नन्हे वंश के जरिए किस्मत बहुत जल्दी श्रेया को उसके सामने लाकर खड़ा करने वाली थी। कुछ ही देर में ऑटो में बैठा वंश ब्लू हाउस क्लब के बाहर पहुंच गया। ऑटो ड्राइवर ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, लो पुत्र जी, आ गया ब्लू हाउस क्लब। अपने बाऊजी और बेबे को कहना कि आपको याद रखें, हर कोई मेरे जैसा दिलदार नहीं होता जो बिना किराए के सवारी को उसके ठिकाने पहुंचा दे। वंश ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू ऑटो वाले भैया अंकल, आज तो मेरे पास आपको किराए के पैसे देने के लिए नहीं है, पर किसी दिन होंगे और मैं आपको दोबारा मिलूंगा और किराया भी दूंगा। ऑटो ड्राइवर फिर प्यार से बोला, कैसी बात कर दी पुत्र आपने, आपके जितना बेटा है मेरा बब्बू जैसा बब्बू। वैसे आप अपने बच्चों से कोई पैसे लेता है क्या? अब मैं चलता हूँ, मेरे खाने का टाइम हो गया है। चंगा जी। चंगा जी। बलवान अंकल, वो भला ऑटो ड्राइवर जिसने जाने अनजाने वंश को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया था, वो अपने रास्ते चला गया और वंश अपना दिल थामे ब्लू हाउस क्लब की एंट्री पर जा पहुंचा। उसने ये तो सोच लिया था कि वो इस क्लब में निहाल से मिलेगा, पर अंदर जाने के लिए क्या बोलेगा, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। कुछ देर वंश ने अपना दिमाग लड़ाया, क्लब का बाहर से चक्कर काटकर कोई और एंट्री भी ढूंढने की कोशिश की जहां उससे कोई सवाल न करे, पर वंश को कोई और रास्ता नहीं मिला। उसे अगर निहाल से मिलना था तो उसे मैं गेट की एंट्री से ही क्लब में घुसना था। वंश सोचने लगा,
क्या करूं, ये गार्ड अंकल लोग इतने सवाल पूछते हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। निहाल अंकल के ऑफिस के गार्ड अंकल ने तो मेरा टेस्ट ही ले लिया था। कैसे जाऊं अंदर, क्या बोलूं? सोचो, छोटे नवाब, सोचो। वंश प्यारा सा मुंह बनाए सोच ही रहा था कि वो ब्लू हाउस क्लब के अंदर बिना प्रॉब्लम में पड़े कैसे घुसे कि अचानक एंट्री पर खड़े बाउंसर ने वंश को देखा और उसका प्यारा सा मायूस चेहरा देखकर पूछा, बेटे, आप इस क्लब के बाहर क्या कर रहे हो? किसी के साथ आए हो? वंश ने बिना सोचे समझे कहा, निहाल शेरगिल अंकल के साथ आया हूं मैं। वो अंदर चले गए और मैं बाहर रह गया। वंश को लगा कि अब ये हट्टे कट्टे अंकल भी सवालों की झड़ी लगा देंगे, पर हुआ इसके बिल्कुल उलट। ब्लू हाउस क्लब में निहाल शेरगिल का इतना दबदबा था कि बाउंसर ने सोचा कि ये बच्चा शायद निहाल का भतीजा या भांजा हो, और अगर इससे ज्यादा सवाल किए गए को उसकी नौकरी भी जा सकती थी। ये सोचकर वो बाउंसर मुस्कुराया और उसने वंश के लिए एंट्री खोलते हुए कहा, ऑफ कोर्स बेटे, निहाल सर अंदर ही है, तुम अंदर जा सकते हो। वंश बोला, सच्ची? yippee, थैंक यू अंकल। हालांकि ये बाउंसर हैरान था कि निहाल इस बच्चे को एक क्लब में लेकर आया है, पर निहाल की सनक को जानते हुए शायद ये इतनी हैरानी की बात नहीं थी। वंश खुशी खुशी अपने निहाल अंकल को ढूंढने के लिए क्लब के अंदर जाने लगा, पर तभी वहां सामने वाले शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई बबली ने वंश को सड़क के दूसरी तरफ से क्लब में जाते हुए देख लिया। बबली हैरान रह गई, व्हाट, ये मैं क्या देख रही हूँ? वंश ब्लू हाउस क्लब में जा रहा है, वो भी अकेले। श्रेया तो साथ दिखाई भी नहीं दे रही, कुछ तो गड़बड़ है। बबली ने तुरंत अपना सेल फोन उठाया और श्रेया को फोन लगाया। श्रेया करण के साथ पुलिस स्टेशन वंश के खोने की रिपोर्ट लिखवाने जा ही रही थी कि उसने बबली का नंबर देखा। वो इतनी परेशान थी कि उसने बबली का फोन काट दिया और फिर बबली ने उसे मैसेज किया, जिसे पढ़कर श्रेया के होश उड़ गए। एपिसोड 14 निहाल, श्रेया और बैंड कमरा। श्रेया पूरी स्पीड से सब ट्रैफिक रूल्स तोड़ती हुई ब्लू हाउस क्लब की तरफ जा रही थी। उसने बबली से कहा था कि वो बस उसके आने तक उस क्लब के बाहर रुके। श्रेया आज उस लड़की से मदद ले रही थी जो उसकी बर्बादी में बराबर की हिस्सेदार थी, पर वंश की सेफ्टी के लिए श्रेया को ये कड़वा घूंट पीना भी मंजूर था। दूसरी तरफ वंश उस बड़े से क्लब में निहाल को ढूंढता फिर रहा था। लोग उसे देखते और सोचते कि शायद किसी क्लब मेंबर का बेटा है, जिसे इतनी भी अक्ल नहीं है कि छोटे बच्चों को क्लब के माहौल में नहीं लाया जाता। जब वंश को निहाल कहीं दिखाई नहीं दिया, तो उसने एक टेबल पर अपने दोस्तों के साथ ठहाके लगाती एक प्यारी सी लड़की से पूछा, आंटी, क्या आपने निहाल शेरगिल अंकल को देखा है? लड़की ने शरारत भरे अंदाज में कहा, बेटे, आपको किसी ने बताया नहीं कि निहाल शेरगिल इस क्लब में आते ही सुपर हीरो बन जाता है और दुनिया बचाने निकलता है। आप एक काम करो, वो लाल दरवाजा देख रहे हो, आप वहीं 1 घंटा वेट करो। अगर निहाल अंकल टाइम से वापस आ गए तो वहीं मिलेंगे। वंश ने मासूमियत के साथ कहा, ओके आंटी, थैंक यू। वाओ, निहाल अंकल तो हैंडसम अंकल होने के साथ साथ सुपरहीरो भी हैं। उस लड़की के मजाक पर भरोसा करके वंश क्लब के अंधेरे कोने में बने लाल दरवाजे के पास जाकर कुर्सी लगाकर बैठ गया और टकटकी लगाकर निहाल के आने का इंतजार करने लगा। उस चंचल लड़की के दोस्तों ने उससे कहा भी कि इतने छोटे बच्चे के साथ मजाक करना ठीक नहीं, पर वो निहाल के इश्क की सताई हुई हसीना थी, इसलिए शायद उसने वंश के साथ निहाल को लेकर ऐसा मजाक कर दिया था। कुछ ही देर में श्रेया की गाड़ी ब्लू हाउस क्लब के बाहर आकर रुकी। बबली वहीं थी। बबली ने श्रेया का उड़ा हुआ चेहरा देखा और उसे शांत करते हुए बोली, श्रेया, श्रेया, काम डाउन। वंश अंदर ही है, जब से वो अंदर गया है मैं यहाँ नजर रखे हुए हूँ। वंश बाहर नहीं आया, और जब अंदर गया था काफी खुशी खुशी गया था। शायद अंदर कोई ऐसा है जिसे वो जानता है। श्रेया ने बौखलाते हुए कहा, भाविका, मेरा बेटा इस शहर में मेरे सिवा किसी को नहीं जानता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी दूर पहुंचा कैसे और क्यों। मैं खुद ही अंदर जाकर देखती हूँ। थैंक्स अ लॉट भाविका, पर यहाँ से मैं संभाल लूंगी।
इस पर बबली ने निराश होते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मैं समझती हूँ। इससे ज्यादा तुम्हारी मदद करने का हक भी नहीं है मुझे। और एक माँ से बेहतर एक बच्चे को कौन संभाल सकता है। वंश मिल जाए तो मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, प्लीज। श्रेया ने शायद बबली की पूरी बात सुनी भी नहीं और वंश को लेने के लिए क्लब की तरफ बढ़ गई। बबली अपना सा मुंह लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर घर लौट गई। वो समझ चुकी थी कि वो श्रेया के लिए अब भविका ही रहेगी। उसे श्रेया से इज्जत मिल सकती है, शुक्रिया मिल सकता है, अच्छा बर्ताव मिल सकता है, पर वो दोस्ती, वो प्यार नहीं मिल सकता जो श्रेया के दिल में किसी जमाने में हुआ करता था। श्रेया जैसे ही क्लब की एंट्री पर पहुंची, उसे किसी ने नहीं रोका। इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी मॉडर्न और असरदार शख्सियत वाली, उसे क्लब में घुसने से रोकने की कोई वजह नहीं थी। श्रेया ने बाहर खड़े बाउंसर्स से वंश के बारे में कुछ नहीं पूछा। उसे इस शहर में किसी पर यकीन नहीं था। कौन कब नताशा या रौनक की पहचान का निकल जाए, क्या पता। श्रेया क्लब के अंदर आई और वो वंश को ढूंढने लगी। वंश उससे कुछ ही दूर अंधेरे में उस लाल दरवाजे पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस पल की विडंबना ये थी कि माँ और बेटा एक ही जगह पर थे, पर एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि आज श्रेया की किस्मत में निहाल से मिलना लिखा था। श्रेया ने परेशान होकर चारों तरफ देखा और जब उसे वंश तो क्या, कोई भी बच्चा नहीं दिखाई दिया, तो उसने हार कर सर्विस स्टाफ से घबराते हुए पूछा कि यहाँ कुछ देर पहले एक बच्चा आया है, 4 साल का, भूरे बाल, गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, लाल स्वेटर और जीन्स में है। मेरी दोस्त ने उसे अंदर आते देखा था और वो यहाँ से बाहर नहीं निकला। प्लीज सोचकर बताइए अगर किसी ने उसे देखा हो तो। आखिर श्रेया के सांस में सांस आई जब एक स्टाफर ने उससे कहा कि कुछ 10 मिनट पहले उसने उस बच्चे को लिफ्ट से ऊपर जाते हुए देखा था और वो सिर्फ पहले माले पर ही जा सकता था क्योंकि दूसरा फ्लोर प्राइवेट था। और चूंकि वो बच्चा उसके बाद दिखा नहीं तो शायद वो ऊपर ही हो। श्रेया की आंखों में चैन और खुशी के आंसू आ गए। वंश सेफ था। वो शायद फर्स्ट फ्लोर पर ही था। लिफ्ट से उसे डर लगता था, शायद इसलिए वो नीचे आया ही न हो। श्रेया फटाफट लिफ्ट की तरफ गई और जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाकर उसने पहले फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट को जरा सा झटका लगा और श्रेया ने अनजाने में दूसरे फ्लोर का बटन दबा दिया, वही फ्लोर जो निहाल शेरगिल का प्राइवेट फ्लोर था। श्रेया इतनी परेशान और बौखलाए हुई थी कि उसे इस गलती का पता भी नहीं चला। लिफ्ट ऊपर आई, उसका दरवाजा खुला और श्रेया ने बाहर कदम रखा और बाहर कदम रखते ही वो वंश को पुकारने लगी। वंश, वंश, बेबी, मामा आई हैं, प्लीज बाहर आ जाओ। मैं आपको बिल्कुल नहीं डांटूंगी, ओके? चलो, शाबाश, आ जाओ। श्रेया जैसे जैसे अंदर आने लगी, उसे एहसास हुआ कि ये क्लब का पब्लिक एरिया कम और किसी गेस्ट का निजी कमरा ज्यादा लग रहा था। टीवी पर कोई फुटबॉल मैच चल रहा था। म्यूजिक सिस्टम पर सिर दर्द कर देने वाला म्यूजिक, जगह जगह फैले हुए किसी लड़के के कपड़े, टेबल पर रखा हुआ खाना, आइस बकेट में ड्रिंक्स। श्रेया ठिठक सी गई। यहाँ कोई लड़का था, और जो भी था, कमरे की हालत देखकर समझ आ रहा था कि काफी लापरवाह और बददिमाग था। श्रेया के मुंह से बस इतना निकला, मेरा वंश ऐसी जगह और ऐसे आदमी के पास तो खड़ा भी नहीं होगा। उसका यहाँ आना तो दूर की बात है। तभी श्रेया को अंदर से किसी आदमी की आवाज आई, अंदर आ जाओ, जिसे ढूंढ रही हो वो यहाँ है। श्रेया को लगा कि वंश अंदर है और किसी आदमी के साथ है। अपनी घबराहट को संभालती हुई श्रेया भागी भागी कमरे के अंदर के हिस्से में गई और उसने देखा कि कांच की दीवार के पीछे बाथरूम में कोई शावर में नहा रहा है और गर्म पानी का भाप इतना है कि उसकी शरीर की बनावट के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। श्रेया ने तुरंत अपना चेहरा फेरा और हिचकिचाते हुए अपने बेटे को पुकारने लगी, बेबी, बाहर आओ। जैसे ही श्रेया ने अपने बेटे को आवाज लगाई, बाथरूम में नहा रहे निहाल ने रिमोट उठाकर कमरे का दरवाजा लॉक किया, टॉवल लपेटा और अपने गीले बालों में हाथ फेरता हुआ बाथरूम से निकला और हंसते हुए कहने लगा, मैडम, मेरा नाम बेबी नहीं, झटका खाते हुए। तुम? निहाल को देखकर श्रेया का भी वही रिएक्शन था जो निहाल का था। श्रेया ने हैरान होते हुए कहा, तुम?
बदतमीज, बेगैरत, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निहाल ने बौखलाते हुए कहा। ओह हेलो, शिमला मिर्च। ये मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उस दिन तो बीच सड़क पर बड़ी सती सावित्री बनकर मुझे हिंदी डेली सोप की हीरोइन की तरह लेक्चर दे रही थी। और आज मेरे साथ मेरे प्राइवेट स्वीट में शावर लेने आ गई। श्रेया ने गुस्से में बिलबिलाते हुए कहा। अपनी बकवास बंद करो, निहाल शेरगिल। और टावल ठीक से पहनो, कोई शर्म लिहाज है या नहीं? मैं यहाँ तुम्हारे साथ शावर लेने नहीं, अपने बेटे को ढूंढने आई हूँ, समझे? कहाँ है वो? निहाल झटका खाते हुए बोला। तुम्हारा बेटा भी है? ओ माय, तुम शादीशुदा हो क्या? निहाल श्रेया से सिर्फ दूसरी बार मिल रहा था, पर उसे ये सुनकर झटका लगा कि न सिर्फ श्रेया शादीशुदा थी, बल्कि उसका एक बेटा भी था। हालांकि निहाल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, पर उसे अपने दिल में एक टीस सी महसूस हुई। श्रेया उसके नजदीक आई और उसके गीले कंधों को अपनी उंगलियों से जकड़कर उससे तमतमाते हुए पूछने लगी। सोच क्या रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, निहाल। मेरा बेटा कहाँ है वो? श्रेया ने जैसे ही निहाल को छुआ, निहाल को एक जानी पहचानी सी सिहरन महसूस हुई। और श्रेया को ऐसा लगा कि जैसे वो इस तरह निहाल को पहले भी अपनी उंगलियों के नीचे महसूस कर चुकी है। दोनों ने कुछ देर के लिए एक दूसरे को हैरानी से देखा। दोनों के बीच एक आग लपकी और फिर श्रेया ने निहाल के कंधों से हाथ हटा लिए। श्रेया ने बुदबुदाते हुए कहा, नहीं, मेरा वंश यहाँ नहीं है। तुम जैसे आदमी के पास मेरा बेटा एक सेकंड भी नहीं रुक सकता। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। श्रेया परेशान होकर बाहर निकलने लगी, तो उसने देखा कि दरवाजा लॉक्ड था। उसने पलटकर निहाल को देखा, जो न जाने क्यों मुस्कुराते हुए आईने में अपने गीले बाल संवार रहा था। निहाल, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है, निहाल ने नॉर्मल टोन में कहा। क्यों बाहर जाना है, श्रेया तिलमिलाते हुए बोली। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, निहाल? मेरा बेटा इस क्लब में गुम हो गया है, निहाल ने तंज कसते हुए कहा। हम? अच्छा, तो तुम्हारा एक बेटा है, छोटा सा, जो इस क्लब में आया है और निहाल शेरगिल के प्राइवेट फ्लोर पर गुम हो गया है? हाँ, श्रेया ने शक की आवाज में कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? इस पर निहाल ने शरारत भरे अंदाज में कहा। अभी बताता हूँ। निहाल श्रेया के पास आने लगा और जैसे जैसे उसके कदम श्रेया की तरफ बढ़ने लगे, उसे अपने दिल की धड़कन तेज होती हुई महसूस होने लगी। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उसके करीब आने से हमेशा लड़कियों के दिल की धड़कन बेकाबू हुआ करती थी, पर आज श्रेया से नजदीकी के ख्याल से उसके खून में एक तपिश सी महसूस हो रही थी। श्रेया अपने कदम पीछे ले रही थी, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था। वो एक बददिमाग और बदतमीज लड़के के साथ एक कमरे में बंद था, जिसके बदन पर ठीक से कपड़े भी नहीं थे। और इसी क्लब में कहीं न कहीं उसका बेटा मौजूद था। श्रेया कोई तमाशा नहीं होने दे सकती थी, इसलिए न वो चीखी और न वो चिल्लाई। उसने सिर्फ निहाल की अगली हरकत का इंतजार किया। पर जैसे ही निहाल उसके नजदीक आया, श्रेया के डर की जगह एक खिंचाव ने ले ला। वो अपने दिल की तेज होती हुई धड़कन महसूस करने लगी। निहाल के पास आने से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, उसकी सांस बेकाबू हो रही थी और माथे पर पसीना आने लगा था। श्रेया निहाल की तरफ आकर्षित हो रही थी और अब वो उसके नजदीक होने से डर नहीं रही थी। अजीब बात थी, एक अजनबी बदनाम लड़का एक टावल में धूप छांव सी नियत लिए, उससे डर लगना चाहिए था, और नहीं लग रहा था। अचानक श्रेया को निहाल के दोनों हाथ अपनी कमर पर महसूस हुए और जैसे ही उसने निहाल को हैरानी से देखा, निहाल ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाते हुए उसकी आंखों में गुस्से से झांकते हुए कहा। अगर तुम्हारा सचमुच कोई बेटा होगा तो मिलेगा ना वो तुम्हें इस क्लब में? जब कोई बेटा है ही नहीं, तो किसे ढूंढने का नाटक कर रही हो? श्रेया मल्होत्रा। एपिसोड 15 बैंड दरवाजा। निहाल का इल्जाम सुनकर श्रेया को झटका सा लगा था। क्या सोचकर और क्या समझकर निहाल ने ये अंदाजा लगाया था कि वंश उसका बेटा नहीं था?
या निहाल के कहने का सचमुच यही मतलब था कि श्रेया झूठ बोल रही है और उसका कोई बेटा ही नहीं है। दूसरी तरफ निहाल श्रेया को ऐसे बाहों में जकड़े हुआ था जैसे कि उसने सोच लिया हो कि जब तक वो सच नहीं कहेगी वो उसे छोड़ेगा ही नहीं। ये बात और थी कि श्रेया की ये नज़दीकी, उसके बदन की हरारत, उसकी खुशबू निहाल को एक सुकून दे रही थी और ये सुकून उसे जाना पहचाना लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो पहले भी इस हरारत को महसूस कर चुका है, पर कब? श्रेया तो अजनबी थी और निहाल के छूने से वो बेधकती थी। निहाल इस ख्याल को पीछे हटाकर गुरूर और गुस्से में तिलमिलाते हुए श्रेया को उसकी नाजुक बाहों से पकड़े उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। जब श्रेया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसे अपनी बड़ी बड़ी गहरी आंखों से घूरती रही, तो निहाल ने गुस्से में अपना सवाल दोहराया। अब ऐसे मुझे घूर क्या रही हो, श्रेया? मेरे सवाल का जवाब दो। मेरी हैंडसम शक्ल पर कोई झूठ की लिस्ट लिखी हुई है, जिसमें से अपना फेवरेट झूठ चुनकर बोलोगी? श्रेया ने उलझन में पड़ते हुए कहा, तुम्हें घूर नहीं रही, तुमने जो अभी अभी बेहुदा बात की है उसका मतलब समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या कहा तुमने? कि मेरा कोई बेटा होगा, तो मैं उसे ढूंढूंगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? निहाल चिढ़ते हुए बोला, ओह कम ऑन, तुम इतनी भी मासूम और अल्हड़ नहीं हो कि ये समझ न सको कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम इस प्राइवेट स्वीट में एक अमीरजादे के साथ रात गुजारने आई थी, जैसा कि मेरे मैनेजर अर्नब ने तुम्हें बताया ही होगा। पर तुमने ये कभी नहीं सोचा था कि इस कमरे में मैं निहाल शेरगिल तुम्हें मिलूंगा। क्योंकि निहाल शेरगिल को तो तुम एक इंडिपेंडेंट, मजबूत, नखरे वाली, अपनी हवा में रहने वाली लड़की के तेवर दिखा चुकी हो। अब जिस लड़के के सामने इतना गुरूर दिखाया हो, जिसे किरदार और तमीज पर 200 पेज का लेक्चर सुनाया हो, उसके साथ अगर तुम सो जाओगी, तो उससे और खुद से नजरें कैसे मिला पाओगी? इसलिए तुमने ये सोचा कि मेरे साथ रात गुजारने से बचने के लिए मुझसे सीधे सीधे मना करने की जगह तुम एक सो कॉल्ड बेटे के गुम होने का ड्रामा कर दो और मुझसे बचकर निकल जाओ। बड़ी ही बुज़दिल और नकली किस्म की औरत निकली तुम, श्रेया मल्होत्रा। मैंने तुम्हें क्या समझा था और अब मेरी बाहों में कैसे एक मुजरिम की तरह सिमटी पड़ी हो? सही कहा ना मैंने? कोई बेटा नहीं है तुम्हारा। तुम सिर्फ अपनी ईगो और घमंड के लिए उस लड़के के साथ रात नहीं बिताना चाहती, जिसके आगे तुमने संस्कार क्वीन होने का ढोंग किया हो। अगर मैं गलत हूँ, तो कहो कि मैं गलत हूँ। अब ये बुत बनी क्या खड़ी हो? कहो ना। निहाल के ये शर्मनाक और रूह को छलनी कर देने वाले इल्जाम सुनकर श्रेया सचमुच बुत बन गई थी। उसे अपनी आंखों पर, अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि निहाल उस पर, उसके किरदार पर, उसकी आत्मा पर किस स्तर के नीच इल्जाम लगा रहा था। एक ही पल में निहाल ने श्रेया को एक इज्जतदार और कामयाब औरत के ओहदे से खींचकर बाजार में बिठा दिया था। 4 साल पहले अपने किरदार पर लगे इल्जाम और अपने स्त्रीत्व पर लगे दाग श्रेया के दिमाग में दोबारा ताज़ा होने लगे। उसे लगने लगा कि एक बार फिर वो एक होटल के कमरे से बाहर निकलेगी और बाहर कैमरा लिए पूरा मीडिया और आंखों में नफरत लिए उसका पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा होगा। वो सब श्रेया से सवाल करेंगे कि इस अनजान मर्द से क्या रिश्ता है उसका। कैसे वो एक पराये आदमी के साथ रात बिताकर सिर उठाकर चल सकती है। एक बार फिर उसे कटघरे में खड़ा किया जाएगा और फैसला सुना दिया जाएगा कि वो एक चरित्रहीन औरत है जो किसी भी मर्द के साथ बिना सोचे समझे रिश्ता बना सकती है। ये सब बातें याद करते हुए, सोचते हुए, श्रेया के चेहरे पर दर्द और अपमान की लकीरें दोबारा उभरने लगी। उसे निहाल की छुअन से, उसके करीब होने से, उसकी खुशबू से घिन आने लगी। और उसने खुद को निहाल से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कड़वाहट के साथ कहा, अगर मेरे पास वक्त होता, तो मैं तुम्हें ऐसा जवाब देती कि अगली बार किसी भी लड़की को छूने से पहले तुम्हें मेरी बातें याद आती, और उसे छूने से पहले तुम्हारे हाथ कांप जाते। पर अभी मुझे मेरे बेटे को ढूंढना है, निहाल शेरगिल, क्योंकि तुम्हारे जैसे बेहुदा और अयाश आदमी के मुंह लगने से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे बेटे की सेफ्टी है। और निहाल से खुद को एक झटके के साथ छुड़ाते हुए श्रेया ने लॉक का रिमोट उठाया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने परेशान होकर दोबारा कोशिश की,
पर दरवाजे से सिर्फ बीप की ही आवाज आई। श्रेया ने बौखलाकर निहाल की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, तुम इंसान हो या जानवर? एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने के लिए तुम इस हद तक गिर सकते हो? हाँ, ये दरवाजा अनलॉक करो, अभी के अभी, वरना यहाँ से निकलने के बाद तुम पर कौन कौन से इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल पहुंचा दूंगी, तुम सोच भी नहीं सकते। फिर पता चलेगा तुम्हें कि श्रेया मल्होत्रा किस किरदार और किस लेवल की संस्कार क्वीन है। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? अनलॉक द डोर। निहाल इस वक्त गुस्से से उबल रहा था। श्रेया का उल्टा जवाब, उसके तेवर, उसका तिल मिलाकर निहाल को अपने जिस्म से अलग करना, उसे जेल भेजने की धमकी देना, ये सब हरकतें निहाल की बर्दाश्त की हद के बाहर थीं। वो निहाल शेरगिल था। उसके साथ आंख मिलाकर बात करने से पहले भी लोग 100 बार सोचते थे, और यहाँ एक बंद कमरे में एक मामूली लड़की उसकी इज्जत की और उसके गुरूर की धज्जियां उड़ा रही थी। पर श्रेया के चेहरे पर कुछ था जो निहाल को अपना आपा खोने से रोक रहा था। श्रेया के चेहरे पर सचमुच अपने बेटे के लिए फिक्र थी, बेचैनी थी, डर था कि अगर वो वक्त पर यहाँ से बाहर न निकली तो क्या होगा। उन जज्बातों में कोई बनावट, कोई फरेब था ही नहीं। निहाल को अभी तक यकीन नहीं था कि श्रेया की बेटे वाली कहानी सच है, कि वो सचमुच शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। पर श्रेया के चेहरे पर जो गुस्सा और परेशानी थी वो सच्ची थी, और पता नहीं क्यों और कैसे, पर निहाल ने श्रेया से मिली कड़वाहट और बेइज्जती का घूंट किसी तरह निगला और श्रेया से रिमोट लेते हुए कहा, चिल्लाने की जरूरत नहीं है श्रेया, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें इस कमरे में रखने का। खोल रहा हूँ दरवाजा, जाना चाहती हो ना यहाँ से तो जाओ। आई डोंट केयर। निहाल ने मुंह बनाते हुए रिमोट का बटन प्रेस करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर एक बार फिर वो बीप बीप की आवाज के साथ बंद ही रहा। निहाल ने झल्लाकर श्रेया को घूरते हुए दरवाजे को जाकर खोलने की कोशिश की, पर निहाल के लाख जोर लगाने पर भी वो दरवाजा टस से मस न हुआ। और तब निहाल को और श्रेया को समझ आया कि क्या हुआ है। दरवाजे का ऑटोमेटिक लॉक जाम हो चुका था। निहाल ने श्रेया को शिकायत भरी निगाह से देखकर तंज कसते हुए कहा, ऑफ कोर्स, अब ये भी कह दो कि ये दरवाजा मैंने जानबूझकर जाम किया है ताकि मैं तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही न छोड़ूं कि तुम मेरे साथ रात गुजारो। लगा दो, ये इल्जाम भी लगा दो। इस पर श्रेया बौखलाते हुए बोली, निहाल, मैं परेशान हूँ, बेवकूफ नहीं कि इतना भी न समझ सकूं कि ये दरवाजा वाकई में जाम हो गया है, लॉक खराब हो गया है इसका। और वैसे भी जितनी बेइज्जती तुम मेरी कर चुके हो ना, उसके बाद तो मेरी लाश भी तुम्हारे साथ रात न गुजारे। अब इंटरकॉम करो और स्टाफ से कहो कि दरवाजा खोले। यहाँ न तो इंटरकॉम है और न ही सेल फोन है, मैडम। किसे बुलाऊं दरवाजा खुलवाने के लिए और कैसे? श्रेया हैरान होते हुए बोली, व्हाट? तुम एक क्लब के स्वीट में अकेले हो और यहाँ इंटरकॉम नहीं है? तुम्हारा खुद का सेल फोन नहीं है? तुम्हारे दिमाग में कोई और कसर भी है क्या, बेहुदा और बदतमीज होने के अलावा? निहाल ने चिढ़ते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हें अब तक समझ में ना आया हो तो मैं डिटेल में बता देता हूँ। ये मेरे स्वीट का बेडरूम है, जहाँ मैं या तो आराम करता हूँ या इश्क लड़ाता हूँ, और आज का प्लान भी यही था। एक लंबा हॉट शावर, मेरे मैनेजर अर्नब की मेरी लिस्ट में से फिक्स की हुई एक खूबसूरत और हॉट लड़की, और एक हसीन रात। और इसलिए इस बेडरूम में न तो इंटरकॉम है और न मेरा सेल फोन। मुझे सपना नहीं आया था ना कि मुझे देखने के बाद तुम मेरे साथ रात बिताने से मना कर दोगी और ये दूर जाम हो जाएगा। नहीं तो टेलीफोन एक्सचेंज ही खोल लेता मैं यहाँ। अब या तो मेरे साथ रोमांस कर लो, जो तुम्हें ऑब्वियसली नहीं करना क्योंकि तुम्हारी इज्जत सॉरी ईगो का सवाल है, या फिर चुपचाप उस सोफे पर या उस काउच पर बैठकर सुबह का इंतजार करो जब क्लब का स्टाफ मेरा ब्रेकफास्ट लेकर ऊपर आएगा। ये सुनकर श्रेया का सिर चकरा गया। नहीं नहीं नहीं, नो वे। निहाल, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ कल सुबह तक तो क्या, अगले 1 मिनट तक नहीं रुक सकती। इतना कहकर श्रेया रोने लगती है। मेरा बेटा, उसका क्या होगा? हाँ, मुझे जाना होगा, कैसे भी। इसके बाद श्रेया चिल्लाने लगी, कोई है? हेलो, प्लीज दरवाजा खोलो।
श्रेया का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे सिर्फ अपना बेटा वंश दिखाई दे रहा था, जो इस वक्त अपनी माँ के बिना बाहर दुनिया में अकेला था। अगर कोई उसे ले गया तो, अगर वो मासूम किसी गलत इंसान पर भरोसा करने की गलती कर बैठा तो। वंश 4 साल का छोटा सा बच्चा था, जिसे दुनिया से महफूज रखने वाली सिर्फ उसकी माँ थी। और वो माँ खुद एक 4 दीवारी में एक मर्द के साथ बंद थी, जिसके इरादे उसे नेक नहीं लग रहे थे। श्रेया की घबराहट बढ़ने लगी, उसके पसीने छूटने लगे, उसके दिल की धड़कन तेज होने लग, उसकी आंखों में खौफ के आंसू उभरने लगे, और इस डर के पागलपन के बहाव में आकर श्रेया चिल्लाते हुए जोर जोर से उस दरवाजे को पीटने लगी, फर्नीचर उठाकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगी। निहाल हैरान रह गया और वो श्रेया पर बरसने लगा। श्रेया, स्टॉप इट, पागल हो गई हो क्या? नीचे रखो वो कुर्सी। श्रेया, लेकिन श्रेया अपना आपा पूरी तरह खो चुकी थी। नहीं, मुझे बाहर निकलना है। मेरा बेटा दुनिया में अकेला है। मुझे किसी भी तरह उस तक पहुंचना ही होगा। निहाल ने गुस्से में आते हुए कहा। श्रेया, मैंने कहा स्टॉप इट। और ये कहते हुए निहाल ने आगे बढ़कर श्रेया के हाथ से कुर्सी खींची और उसे कंधों से पकड़कर दीवार से सटाते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए, उसे फैसला सुनाने के अंदाज में कहा। श्रेया रिलैक्स। क्या इतना आसान होगा निहाल के लिए एक परेशान माँ को संभाल पाना? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।